सो द लास्ट वीडियो वी टॉक्ड अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ लैंडिंग जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक चैप्टर है इन द प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग जेआईबी 2024 राइट। तो मॉड्यूल बी के बारे में मैंने आपको बताया था कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, उसी से रिलेटेड हमने क्रैश कोर्स की वीडियोस को स्टार्ट भी कर दिया था। एंड फर्दर आगे बढ़ते हुए आज के इस वीडियो में हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर को कवर करने वाले, दैट्स एक्चुअली रिलेटेड टू अप्रेजल एंड असेसमेंट ऑफ द क्रेडिट फैसिलिटीज। तो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं बिना टाइम को गवाए हुए। एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों के साथ सभी के सभी जो पीडीएफ फाइल्स हैं जेएआईबी की वो शेयर कर दूं, तो फटाफट से आपको लिख देना है जेएआईबी पीडीएफ। बहुत ज्यादा आसान सा स्टेप है। जेएआईबी पीडीएफ आपको लिखना है और इसको व्हाट्सएप कर देना है टू द नंबर 9646900030 के ऊपर। तो इस नंबर के ऊपर उठा करके आप व्हाट्सएप कर दो एंड विल बी गेटिंग ऑल द पीडीएफ ओवर देयर फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हम सभी की सभी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर देंगे। ये पीडीएफ एंड्रॉयड अगर आप मोबाइल यूज करें तो आप उसके थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं, या फिर iOS है तो उसके थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर वेबसाइट के थ्रू भी एक्सेस करना चाहते हैं तो उनके थ्रू भी आप इन पीडीएफ को एक्सेस कर पाएंगे। तो वेट किस चीज की कर रहे हो, अभी के अभी जल्दी से जल्दी व्हाट्सएप कर दो एंड विल बी शेयरिंग द पीडीएफ विद यू। चलो मेन सेशन के ऊपर वापस आते हैं, दैट्स एक्चुअली रिलेटेड टू द अप्रेजल एंड असेसमेंट ऑफ द क्रेडिट फैसिलिटीज। अब क्रेडिट का मतलब क्या होता है, यानी कि उधार पर जो आप पैसा देते हो उसको हम कहते हैं क्रेडिट कहते हैं, यानी कि जो भी लोन सैंक्शन किया जाता है बैंक के द्वारा। और क्रेडिट अप्रेजल का मतलब होता है कि लेंडर जो होगा वो चेक करेगा कि जो बोरोर है, जो कस्टमर हमारा बनने वाला है, जिसको लोन हमने उधार पर देना है, क्या वो जेन्युइन है, क्या उसकी रीपेइंग कैपेसिटी है, क्या उसमें कैपेबिलिटी है, क्या वो कोलेटरल प्रोवाइड कर रहा है, उसको कितने लोन की जरूरत थी, कितना लोन चाहिए था, एंड फर्दर और बहुत से फैक्टर्स होते हैं जो पर्टिकुलरली क्रेडिट रेटिंग को तय करते हैं। तो उसी को हम क्रेडिट अप्रेजल कह देते हैं। तो मेजर ऑब्जेक्टिव जो क्रेडिट अप्रेजल का रहता है वो रहता है कि बैंक का जो पैसा है क्या वो बैंक का अपना है। नो, बैंक तो एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट्स को एंड फर्दर उसको आगे इस्तेमाल करता है लोन देने के लिए, उसको आगे इस्तेमाल करता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो बैंक को ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो भी पैसा है वो बिल्कुल सही जगह पर इस्तेमाल हो, उसकी सेफ्टी हो, और साथ ही साथ बैंक ने प्रॉफिटेबिलिटी भी अर्न करनी होती है। ठीक है, तो मेजर चीज क्या है कि जो भी आप लेंडिंग करते हो क्या उसमें रिस्क शामिल है। बिल्कुल, रिस्क तो उसका मेजर पार्ट है। आप लैंडिंग कर रहे हो तो रिस्क तो होगा ही होगा। हो सकता है कि एक बोरोर ए प्लस कैटेगरी का बोरोर है, उसका भी डिफॉल्ट हो सकता है। एक बोरोर हो सकता है कि डी डिफॉल्ट कैटेगरी का हो लेकिन वो भी डिफॉल्ट ना करे। लेकिन क्रेडिट अप्रेजल के थ्रू आप उस प्रोबेबिलिटी को जानने की कोशिश करते हो एंड पर्टिकुलरली एक जजमेंट तक पहुंचते हो कि आप क्या उस पर्सन को लोन सैंक्शन करोगे या फिर रिजेक्ट कर दोगे, उसके बारे में अभी हम बात करने वाले हैं कि क्रेडिट अप्रेजल की क्या क्या टेक्निक होती है। इसमें ना कुछ एक स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, लेट्स हैव अ लुक एट इट। तो जैसे आपको मैंने बताया कि जो भी आप लैंडिंग करते हो, यानी कि पैसा जो कोई भी बैंक उधार पर देता है उसमें क्या इन्वॉल्व है, देयर इज रिस्क इन्वॉल्व। तो आप कभी भी रिस्क को जीरो नहीं कर सकते। इट्स नॉट पॉसिबल कि हम रिस्क को जीरो कर दे, लेकिन वी कैन बी लॉरिंग द रिस्क। हम रिस्क को कम कर सकते हैं, इतना इंपैक्टफुल कर सकते हैं कि वो हमारी एपेटाइट लिमिट के बीच में शामिल हो जाए। तो यहां पर जो स्टेप्स इन्वॉल्व रहते हैं वो ध्यान से समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। सबसे पहली चीज आती है कि आपको बोरोर की आइडेंटिफिकेशन करनी पड़ेगी, उसकी वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी। यानी कि पर्सन ए कह रहा है कि मैं पर्सन ए हूं, आपको इस चीज को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और उसको इस्टेब्लिश करना पड़ेगा पॉजिटिवली, यानी कि उसको वेरीफाई करना पड़ेगा। फिर आपको बोरोर को असेस करना पड़ेगा कि उसके कितने एसेट्स हैं, उसका क्या बिजनेस है, क्या वो चाहता है, क्या क्या चीज उसके पास थी, उन सभी चीजों के बारे में। यानी कि उसके पास क्या क्या एग्जिस्टिंग चीजें हैं उनके बारे में। तो मैं अभी यहां पर एग्जिस्टिंग चीजों के बारे में बात कर रहा हूं, राइट। उसके बाद में उसकी क्रेडिट रिक्वायरमेंट कितनी थी, वो हमसे लोन कितना चाहता था, उसको क्या क्या पैसा चाहिए, किस चीज के लिए पैसा चाहिए, उसको सीसी लिमिट इतनी चाहिए, उसको टर्म लोन इतना चाहिए, कितना क्वांटम चाहिए, ठीक है, उन सभी चीजों के बारे में। एंड फॉर द ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट निकालेंगे, यानी कि क्या वो इतनी चीजें लेने का हकदार है, राइट। एंड उसके हिसाब से अप्रोप्रिएट जो एक्सपोजर है, स्कीम है, उसको सिलेक्ट करेंगे। एंड फाइनल जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं हम उनको फाइनलाइज कर देंगे कि इन टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर लेट से
हम 5 साल के लिए तुम्हें सीसी लिमिट सैंक्शन कर रहे हैं या फिर टर्म लोन जो है वो 5 साल के लिए सैंक्शन कर रहे हैं, वो जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होगी वो डिसाइड की जाएंगी, इतना रीपेमेंट शेड्यूल आपका होगा, वो सब चीजें डिसाइड करके पर्सन को अल्टीमेटली डिसबर्समेंट दे दी जाएगी। तो सबसे पहला स्टेप है कि आप बोरर को आइडेंटिफाई करो, वेरीफाई करो, असेस करो, उसकी रिक्वायरमेंट्स को, उसकी क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स देखो, ड्यू डिलिजेंस लेकर के आओ एंड अल्टीमेटली जो एक्सपोजर को सिलेक्ट कर लो, फिर टर्म्स एंड कंडीशंस बना करके पर्सन को जो भी लोन सैंक्शन करना चाहते हो वो कर दो, राइट। अब इसमें सबसे पहली चीज आती है वैलिडेशन ऑफ द प्रपोजल। वैलिडेशन ऑफ प्रपोजल क्या है? यानी कि आपके पास कोई प्रपोजल आता है, लेट्स से कि पर्सन ए बी सी आपके पास ब्रांच में आता है, वो आकर के कहता है कि मुझे 1 करोड़ का लोन चाहिए, ठीक है। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या वो रेलेवेंट डिमांड रख रहा है या इरेलेवेंट डिमांड है। तो वो रेलेवेंसी जो होगी वो हमें कहाँ से पता लगेगी? अब ये पर्सन एबीसी जो होगा ये कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स जमा करवाएगा, बैंक मांगेंगे ना ऐसे डॉक्यूमेंट कि 1 करोड़ चाहिए, कहाँ पे चाहिए, प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या है, जो भी चीजें होंगी, राइट। अब बैंक जो होगा वो इन्हीं डॉक्यूमेंट्स को गो थ्रू करके देखेगा कि डॉक्यूमेंट सही है या नहीं है। इसमें से जो भी रेलेवेंट पार्ट होगा उसको अलग कर लेगा, जो भी इररेलेवेंट पार्ट होगा उसको अलग कर लेंगे, राइट। इसके हिसाब से काम का चलेगा, राइट। एंड फर्दर इसमें कुछ एक चीजें होती हैं, राइट। आप जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाइए है कस्टमर के द्वारा, एप्लीकेंट जिसको हम कहते हैं, बेसिकली क्या होता है जब लोन अप्लाई किया जाता है तो वो पर्सन क्या बनता है, एप्लीकेंट बन जाता है, राइट। तो आप उसके जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो उसको वेरीफाई करोगे कि ये सही है या नहीं है, ये जो डॉक्यूमेंट दिए गए हैं वो सही है या नहीं है। फील्ड वेरिफिकेशन करते हो, यानी कि उसके घर ऑफिस में जाकर के देखते हो एंड जो भी उसके लाइसेंसेस चाहिए, जो भी अप्रूवल चाहिए वो चेक करते हो एंड उसकी कैपेसिटी देखते हो कि उसकी कितनी कैपेसिटी है बोरो करने की। अब ये ना हो ना कि आमदनी हो 98 और वो लोन चाहता हो 1 करोड़ का, ऐसा नहीं चाहिए होगा। आपको यहाँ तो स्ट्रॉन्ग जो होगी, आपको प्रोजेक्शन चाहिए, स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्शन चाहिए, राइट। सीएम में डाटा चाहिए हो सकता है, आपको उसका रीपेइंग कैपेसिटी भी देखनी पड़ेगी, राइट। ये सब चीजों को देखना पड़ता है। तो अब इसमें प्रोसेस में जब आप क्रेडिट देते हो तो डेफिनेटली काफी ज्यादा रिस्क शामिल होता है एंड मेजर जो सबसे बड़ा रिस्क इसमें शामिल है वो कौन सा है? दैट्स अ क्रेडिट रिस्क, यानी कि लोन देने का रिस्क, यानी कि बोरोर डिफॉल्ट कर देगा, काउंटर पार्टी डिफॉल्ट कर देगी, उस चीज का रिस्क। अब डिफॉल्ट जो होता है वो जेन्युइन डिफॉल्ट भी हो सकता है। जेन्युइन डिफॉल्ट मतलब कि मंदी का दौर था, कोविड आ गया, अब बिजनेस चल नहीं पा रहा, तो बंदा पैसे नहीं दे पा रहा, वो जेन्युइन डिफॉल्ट हो गया। या फिर एक डिफॉल्ट की टाइप होती है विलफुल डिफॉल्ट। अब विलफुल डिफॉल्ट के केस में तो साथ के साथ बैंक को रिकवरी एक्शंस जो है वो स्टार्ट कर देने चाहिए। विलफुल डिफॉल्ट का मतलब आप जानबूझ के दे रहे हो, आपके पास पैसा है, आमदनी है, आप जानबूझ के पैसा नहीं दे रहे हो, या बैंक ने जिस पर्पस के लिए पैसा दिया आपने उस पर्पस के लिए इस्तेमाल ही नहीं किया, तो यानी कि आपने डायवर्जन ऑफ फंड्स कर दिया। ये भी हो सकता है कि आपने डायवर्जन ऑफ फंड्स किया हो, या फिर ये भी हो सकता है आपने साइफनिंग ऑफ फंड्स किया हो, यानी कि आपने टोटली पैसा अलग तरीके में लगा दिया या फिर पैसा उर्द फुर्द कर दिया, बैंक के पूछे बिना आपने एसेट को डिस्पोज ऑफ भी कर दिया, राइट। ऐसी चीजें भी हो सकती हैं। तो बैंक को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट रिस्क को असेस करना पड़ेगा एंड उसके लिए आप क्या करते हो, क्रेडिट रेटिंग करते हो। यानी कि जो कोई भी बोरोर है, जैसे हम एबीसी बोरोर की लेट से बात कर रहे हैं, तो आप उसकी क्रेडिट रेटिंग निकाल लोगे। अब जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज होती हैं, आप पर्टिकुलरली क्या करते हो, क्रेडिट रेटिंग कंपनीज होती हैं, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज होती हैं, आप उनसे क्रेडिट रेटिंग लेते हो, जैसे सिबिल होती है। तो आप एक स्कोर जनरेट करते हो, पर्सन के आईडी प्रूफ डाल के, पैन कार्ड डाला, आधार कार्ड डाला या कोई और प्रूफ डाला, आप सिबिल स्कोर जनरेट करते हो। अगर उस पर्सन का सिबिल स्कोर पहले ही लेट से 539 है, तो आप उसको प्रेफर करोगे, आप उसकी जांच पड़ताल करोगे बंदा जेन्युइन है भी है कि नहीं है। लेकिन अगर उसका स्कोर अच्छा है, लेट से उसका स्कोर है 820 है, तो आप मानते हो कि बोरोर अच्छा है, ठीक है भाई, इसने कोई डिफॉल्ट नहीं किया, कोई डेलिक्वेंसी नहीं है, तो इन चीजों का ध्यान रखते हो, ठीक है। तो ये प्री स्टैंडर्ड्स कुछ होते हैं रिटेल में, खास करके प्री स्टैंडर्ड्स होते हैं, यानी कि पहले ही आपने स्टैंडर्ड्स को सेट किया होता है, प्री सेट स्टैंडर्ड्स होते हैं जिसके हिसाब से आप लैंडिंग करते हो। अब डिसीजन का क्राइटेरिया एक तो मैंने आपको बता दिया कि क्रेडिट रेटिंग स्कोर होता है, वो आपको हेल्प करता है जिसके थ्रू आप एक डिसीजन तक पहुंचो कि भाई इसको दे लोन या ना दे, तो ये चीज होती है। एंड साथ ही साथ आप लोन का पर्पस भी चेक करते हो। ऐसा नहीं है कि बंदा कहता है जी मेरे को ना ड्रग्स लेने हैं उसके लिए मुझे दे दो लोन, ऐसा नहीं होगा। आपको लीगैलिटी देखनी पड़ेगी, आपको जेन्युइन प्रपोजल देखना पड़ेगा, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि कौन सी रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट है या बैंड चीजें जिनके बेस पर आप लैंडिंग नहीं कर सकते हो, सब चीजों को देखना पड़ेगा। एंड फर्दर आपको पर्टिकुलरली इस चीज के बारे में भी देखना पड़ेगा एंड फर्दर इट्स रिलेटेड कि बैंक जो कोई भी लोन सैंक्शन करता है, लेट्स से बैंक ने यहाँ पर एक लोन सैंक्शन किया है 10 करोड़ का, राइट। तो बैंक को चेक करना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर सेक्टर में, लेट्स से एमएसएमई सेक्टर में बैंक ने लोन सैंक्शन किया और इसमें बैंक के बोर्ड ने लिमिट लगाई हुई थी कि आप
6 करोड़ से ज्यादा का लोन सैंक्शन नहीं कर सकते, तो बैंक इसको 10 करोड़ का लोन सैंक्शन करेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये भी चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, यानी कि अगर कोई कंसंट्रेशन लिमिट्स थी या किसी भी तरह की एक्सपोजर लिमिट जो बैंक के ऊपर इंपोज होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, अब आरबीआई भी तो एक्सपोजर लिमिट देता है ना कि आप इससे ज्यादा का एक्सपोजर नहीं रख सकते, यानी कि सिंगल काउंटर पार्टी के ऊपर इतना एक्सपोजर नहीं होना चाहिए या ग्रुप पार्टी के ऊपर इतना एक्सपोजर नहीं चाहिए, वो भी चीजें होती है, राइट। तो सभी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, तो बैंक सभी चीजों का ध्यान रखता है एंड उसके हिसाब से पर्टिकुलर एक डिसीजन तक पहुंचता है कि आप कितना लोन सैंक्शन कर पाएंगे एक काउंटर पार्टी को या नहीं। अब इसके केस में ना 7 C's के प्रिंसिपल काफी ज्यादा फेमस है एंड इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। तो इसमें 4 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं लेंडिंग के। पहली चीज होती है कि आप क्रेडिट वर्दीनेस है जो बोरर की उसको चेक करो, यानी कि बोरर क्रेडिट वर्दी है या नहीं है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है उसको चीज को चेक करो। फिर होता है कि उसका लोन का पर्पस देखो, किस पर्पस के लिए लोन चाहिए, जेन्युइन है। एंड फॉर द कैश फ्लो देखो, कैश फ्लो का मतलब उसके पास कितना पैसा आ रहा है, राइट। पैसा कहां से आ रहा है, कितना पैसा आ रहा है, सोर्स ऑफ पेमेंट क्या है, सब चीजों को देखो। एंड फॉर द लास्ट बट नॉट द लिस्ट कि उसकी सिक्योरिटी देखो, कोलेटरल सिक्योरिटी देखो क्या अवेलेबल है, यानी कि जिस केस में आपके पास सिक्योरिटी अवेलेबल है उसको ज्यादा सिक्योर माना जाता है। लेकिन आई एम रिपीटिंग कि सिर्फ सिक्योरिटी देख करके लोन नहीं होता, यानी कि लेट से एक पर्सन ए आपको कहता है मुझे 5 करोड़ का लोन दे दो, पर्पस कुछ भी हो, लेकिन ये घर मेरा गिरवी रख लो, इसकी वैल्यू 10 करोड़ की है, इसके बदले में 5 करोड़ का लोन दे दो, तो बैंक ऐसा लोन सैंक्शन कर देगा? बैंक ऐसा लोन सैंक्शन नहीं करेगा जब तक वो पर्पस जान नहीं लेता बैंक किस पर्पस के ऊपर इस्तेमाल करने वाला है। अनटिल और अनलेस वो पर्सनल लोन ना हो तो बैंक पर्पस को जाने बिना और पर्सन से अंडरटेकिंग लिए बिना कि इन जनरल पर्पस के लिए पैसा इस्तेमाल होगा, बैंक ऐसा कोई भी लोन सैंक्शन नहीं करेगा। अब ये जो 7 C's है ना, ये बेसिकली आपके 7 C's ऑफ अप्रेजल है। अप्रेजल का मतलब पहले आप क्रेडिट वर्दीनेस को चेक करोगे, आप करेक्टर देखोगे, पर्सन का करेक्टर कैसा है, पैसे वापस करेगा कि नहीं करेगा, उसकी कैपेसिटी क्या है, उसके पास कितनी कैपिटल अवेलेबल है, क्या कोलेटरल वो प्रोवाइड कर रहा है, लोन की टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होने वाली है, उसके कैश फ्लोज क्या है। ये 7 C's हैं। अब इनको ना पर्टिकुलरली आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, जस्ट आइडिया रखो। आइडिया किस चीज का, क्रेडिट वर्दीनेस तो देखनी है आपने, पर्सन का करेक्टर सबसे पहले आप देखोगे, पर्सन एंटर के उसका करेक्टर देखोगे, फिर उसकी क्रेडिट वर्दीनेस उसके डॉक्यूमेंट से देखोगे, उसके कैश फ्लोज को चेक करोगे, फिर उसकी कैपेसिटी रीपेइंग की देखोगे एंड फिर उसको पूछोगे कोलेटरल है, एंड अगर कोलेटरल होगी तभी लोन सैंक्शन करोगे, फिर कंडीशंस देखोगे। तो इस तरह से एक आप स्टोरी लाइन बना करके माइंड में इसको याद कर सकते हो, राइट। अब सबसे पहली चीज क्या आती है कि क्रेडिट वर्दीनेस को चेक करना है, यानी कि जो कोई भी आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, लेट से उसके डॉक्यूमेंट अवेलेबल है या पब्लिक डोमेन में जो कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, यानी कि आप सिबिल वगैरह की रिपोर्ट निकालोगे, उससे क्रेडिट वर्दीनेस को चेक कर लोगे। फिर है उसका पर्पस ऑफ लोन देखोगे, पर्पस किस पर्पस के लिए उसको लोन चाहिए, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए चाहिए, बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए चाहिए या किसी और पर्पस के लिए चाहिए, वो चीज देखोगे। फिर देखोगे कि कोलेटरल सिक्योरिटी उसके पास अवेलेबल है या नहीं है, और साथ के साथ जैसे मैंने आपको कहा था कि जो आपके पास कोलेटरल अवेलेबल होती है वो ये नहीं कहती कि लोन सैंक्शन कर दो, वो एक बेटर पॉइंट बन जाता है, क्योंकि कोलेटरल जो होती है क्वालिटी को इंपैक्ट नहीं करती है, वो एक्सटर्नल या फिर इंटरनल फैक्टर नहीं है कि आपकी क्रेडिट की क्वालिटी इंपैक्ट हो। कोलेटरल सिर्फ और सिर्फ तभी यूज होती है जब कभी आपके पास डिफॉल्ट होता है, अदरवाइज क्रेडिट सैंक्शन के लिए वो पॉइंट नहीं बनता है। आप एसेट लायबिलिटीज को मैनेज करने के लिए, चेक करने के लिए कि हाँ आप लॉस को कवर कर लेंगे, उसके लिए कोलेटरल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कोलेटरल के बेस पर कोई भी बैंक लैंडिंग नहीं करता है, राइट। फिर कैश फ्लोज को देखना काफी ज्यादा जरूरी है, कितने कैश फ्लोज आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, सोर्स क्या है, लिक्विडेशन कैसे होगी। जैसे लेट्स से कि मेरे पास एसेट्स मैं शो कर दूं कि 5 करोड़ के एसेट है, लेकिन वहां से कैश फ्लो आ ना सकता हो, उसकी लिक्विडिटी जो है वो जीरो के बराबर हो, तो डेफिनेटली ऐसे एसेट्स का भी कोई फायदा नहीं है। एंड मोर ओवर अगर बिजनेस से भी है तो बिजनेस में पैसा कहां से आ रहा है, कैश फ्लो का क्या सोर्स है, एंड फॉर द प्रोजेक्शन क्या है उनकी, उन सभी चीजों को भी देखना पड़ेगा। तो ये मेजर फैक्टर है। फर्दर फिर बात करते हैं मेथड्स ऑफ असेसमेंट ऑफ द लोन्स। मेथड ऑफ असेसमेंट क्या हो सकते हैं? अब अगर आप पर्टिकुलर एक बिजनेस की बात करते हो असेसमेंट ऑफ लोन की, तो आप देखोगे कि इसको सीसी लिमिट कितना चाहिए, इसको टर्म लोन कितना चाहिए। सीसी लिमिट होती है डे टू डे, यानी कि डेली ऑपरेशंस के लिए जो पैसा चाहिए होता है वो आपका सीसी लिमिट वाला होता है। वो कौन सा होता है? सीसी लिमिट वाला होता है, डेली ऑपरेशंस वाला पैसा, राइट। और टर्म लोन जो होता है वो आपका होता है किस बेस पे, कि आपके जो पर्टिकुलर आपको
जो फिक्स्ड एसेट क्रिएट करने हैं, कैपिटल एसेट्स क्रिएट करने हैं, उनके लिए होता है टर्म लोन होता है, राइट? तो आप असेस करोगे कि कितना लोन चाहिए, किस पर्पस के लिए चाहिए, यानी कि वर्किंग कैपिटल का क्या रिक्वायरमेंट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, इसके लिए टर्म लोन दोगे, उसके लिए सीसी लिमिट दोगे। एंड अगर इंडिविजुअल की बात है तो इंडिविजुअल को हाउसिंग पर्पस के लिए हो सकता है, पर्सनल या कंज्यूमर लोन चाहिए हो सकता है, तो उन सभी चीजों की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। अभी वर्किंग कैपिटल के असेसमेंट के बारे में हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था। अब इसके बारे में हमने नेट वर्किंग कैपिटल, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, सब चीजों को देखा था। साथ के साथ हमने टंडन कमेटी के जो मेथड थे, मेथड 1, मेथड 2, उनके बारे में पढ़ा, नायक कमेटी के मेथड्स के बारे में पढ़ा था। तो ये कंपोनेंट्स ऑलरेडी हम सभी कवर कर चुके हैं, ठीक है? तो अगर आपने इन कंपोनेंट्स को गो थ्रू करना है तो फर्स्ट वीडियो यानी कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ लेंडिंग की हमारी वीडियो है उसको जरूर गो थ्रू कर लेना। उसमें आपको ये सभी कंसेप्ट मिल जाएंगे, राइट? उसमें सभी चीजें कवर की हैं। अभी हम कंप्यूटेशन ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल कंपोनेंट्स की तरफ चलने वाले हैं, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है और इसके बेस पर न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। तो ये कंप्यूटेशन जो होती है आपके ऑपरेटिंग साइकिल कंपोनेंट्स की, उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आपके पास रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड क्या होता है, यानी कि एवरेजली आप रॉ मटेरियल को अपने पास कितनी देर के लिए होल्ड करके रखने वाले हो। इसका जो फॉर्मूला है दैट्स क्वाइट सिंपल। आपके पास एवरेज स्टॉक कितना है और आपकी डेली की कंजम्पशन कितनी हो रही है, दैट्स इट, राइट? यानी कि आपके पास स्टॉक कितना है। स्टॉक लेट से मेरे पास 50,000 का स्टॉक है, जो मेरे पास एवरेज स्टॉक है वो 50,000 का है। एंड डेली की जो मेरी कंजम्पशन है लेट से वो 5,000 के अमाउंट की मेरी डेली रॉ मटेरियल की कंजम्पशन है। तो यानी कि एवरेज मेरे पास जो रॉ मटेरियल स्टोर हो रहा है वो 10 दिन के लिए मेरे पास एवरेजली स्टोर हो रहा है, राइट? सो दैट्स द मेन फैक्टर। ये हो गया आपके पास, दैट्स द रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड, इसको रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड कहते हैं। अब इसमें एवरेज स्टॉक क्या होगा? एवरेज स्टॉक विल बी इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक, यानी कि जब हमने फाइनेंशियल स्टार्ट हुआ तब आपके पास रॉ मटेरियल का स्टॉक कितना था एवरेज, और क्लोजिंग स्टॉक कितना था, वो डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो ये बन जाएगा एवरेज स्टॉक बन जाएगा। अगर एवरेज डेली कंजम्पशन के बारे में बात कर रहे हैं तो आपके पास एनुअल कंजम्पशन कितनी है रॉ मटेरियल की, डिवाइडेड बाय 360। आप इसको 365 भी ले सकते हो, लेकिन इजी कैलकुलेशन के लिए एंड फॉर द न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए आप 360 ही कंसीडर करेंगे यहां पर, राइट? तो इस तरह से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, जो आपके पास रॉ मटेरियल का स्टोरेज पीरियड है उसको कैलकुलेट कर सकते हो। इसी तरह से आपके पास होता है डब्ल्यूआईपी, यानी कि वर्क इन प्रोग्रेस कन्वर्जन पीरियड, यानी कि रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कवर होने के लिए आपको लगता है वर्क इन प्रोग्रेस। अब वर्क इन प्रोग्रेस कितनी देर के लिए चलता है, उसका क्या टाइम पीरियड है, उसके बारे में, राइट? तो ये इसका आपके पास होता है एवरेज, आपके पास स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस का कितना है और एवरेज डेली कॉस्ट कितनी है आपके पास प्रोडक्शन की। अब जो वर्क इन प्रोग्रेस का है वो तो सेम हो गया, ओपनिंग स्टॉक प्लस आपका एवरेज जो स्टॉक हो गया वो तो सेम हो गया। और लेकिन जो आपके पास एनुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है वो इस केस में एनुअल कंजम्पशन नहीं है, दैट्स एनुअल कॉस्ट, राइट? एनुअल कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन। तो आपके पास एवरेज स्टॉक ऑफ जो डब्ल्यूआईपी था वो हो जाएगा। एंड फर्दर इसमें एनुअल कंजम्पशन रॉ मटेरियल की कितनी हुई उसको ऐड कर दोगे, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी थी, यानी कि जो आपकी डायरेक्ट कॉस्ट है, ठीक है, जैसे वेजीज होगी, सैलरीज होगी, पावर एक्सेट्रा जो भी लग रहा है वो हो गया, प्लस डेप्रीसिएशन, ठीक है? तो ध्यान रखना डेप्रीसिएशन जो होगी साथ में वो ऐड होती है, और क्लोजिंग स्टॉक के अमाउंट को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो आपके पास एनुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाती है। एनुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय 360, दैट विल गिव यू average daily cost of production, that will be forming the denominator factor over there, right? तो आपके पास न्यूमिनेटर में आ गया जो आपके पास एवरेज स्टॉक है वो आ गया, एवरेज स्टॉक वो आ गया, और डेली कंजम्पशन जो भी आपके पास है, डेली प्रोडक्शन की कॉस्ट, डेली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वो आपके पास क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर आ जाएगा, राइट? तो इस वे में आप क्या कर सकते हो, डब्ल्यू आई पी कन्वर्जन पीरियड को कैलकुलेट कर सकते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है फिनिश गुड्स स्टोरेज पीरियड, यानी कि जब आपके पास रॉ मटेरियल से अब फिनिश्ड गुड्स बन चुकी हैं, आपने डब्ल्यूआईपी का जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड था कितने हजार लग रहा है वो भी कैलकुलेट कर लिया। अब ये फिनिश गुड्स को सेल करने में भी टाइम लगेगा, ऐसा तो है नहीं कि साथ का सेल हो जाएगा। अब जिस टाइम पीरियड के लिए आप होल्ड कर रहे हो वो भी तो इंपॉर्टेंट है निकालना, तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, दैट विल बी एवरेज स्टॉक आपके पास फिनिश गुड्स का कितना रहता है और आपके पास एवरेज डेली कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी है। देखो ध्यान से समझो, वहां पर ऊपर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी डब्ल्यूआईपी के केस में, और सबसे पहले केस में रॉ मटेरियल के केस में कंजम्पशन थी, राइट? तो रॉ मटेरियल के केस में क्या होता है फैक्टर यूज, रॉ मटेरियल के केस में हम फैक्टर यूज करते हैं कंजम्पशन का। वैल्यूज का ध्यान रखना, आपको वैसे ही चीज याद हो जाएंगी, रट्टा मारना ही नहीं पड़ेगा। और इन केस ऑफ डब्ल्यूआईपी वर्क इन प्रोग्रेस के केस में आप यूज करते हैं फैक्टर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का, किसका, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का फैक्टर यूज करते हैं। और जब हम फिनिश्ड गुड्स की बात करते हैं तब उसके केस में कौन सा फैक्टर यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग द फैक्टर रिलेटेड टू कॉस्ट ऑफ सेल्स का, ठीक है? तो यहां पर हम कॉस्ट ऑफ सेल्स का फैक्टर यूज करते हैं, राइट? तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के केस में क्या क्या चीजें शामिल रहती हैं, ओपनिंग स्टॉक रहेगा,
प्लस जो भी आपकी डायरेक्ट कॉस्ट रह रही है वो हो जाएंगी, डेप्रीसिएशन ऐड हो जाएगी, जो डायरेक्ट कॉस्ट है वेजेस की एटसेट्रा ये वो ऐड हो जाएंगी, आपका जो ओपनिंग स्टॉक था डब्ल्यूआईपी का वो हो जाएगा, और एंड में जाकर के क्या चीज सब्ट्रैक्ट होनी है, इट विल बी माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी। इस तरह से आपने ये वाली वैल्यूज को कैलकुलेट किया था, आपके पास एनुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट की थी, राइट। अभी वैसे ही हमने क्या करना है, जो कॉस्ट ऑफ सेल है उसको कैलकुलेट करना है। तो एनुअल कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या है, ओपनिंग आपके पास जो स्टॉक है एफजी का वो आ गया, जो भी ओपनिंग आपके पास स्टॉक एफजी का वो आ गया, एनुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगी जो हमने ऊपर कैलकुलेट की थी, एनुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो आ जाएगी। इसमें जो भी आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट है, एक्साइज ड्यूटी, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट, वो सभी इनडायरेक्ट कॉस्ट। यानी कि इस केस में आपके पास ओपनिंग स्टॉक के बाद जो भी डायरेक्ट कॉस्ट है वो तो आई ही, साथ में जो भी इनडायरेक्ट कॉस्ट है वो भी साथ में ऐड होएगी और माइनस हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। इसके साथ आपके पास एनुअल कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी, राइट। उसको डिवाइड कर देंगे 360 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा एवरेज डेली कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये वाला फैक्टर हम कैलकुलेट कर लेंगे आसानी से, एंड फर्दर वी कैन इजीली बी कैलकुलेटिंग द फिनिश गुड्स स्टोरेज पीरियड, राइट। तो बस इस चीज का ध्यान रखना कि रॉ मटेरियल के साथ जो चीज यूज होती है वो है कंजम्पशन वाला फैक्टर, डब्ल्यूआईपी के साथ यूज होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाला फैक्टर, और फिनिश गुड्स के साथ यूज होता है कॉस्ट ऑफ सेल्स वाला फैक्टर, राइट। चलो, अब इसके बाद चलते हैं हम रिलेटेड टू अगला जो पॉइंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना है। कलेक्शन पीरियड मतलब कि जैसे मैंने आपको बताया ये वाला हमारे पास ऑपरेटिंग साइकिल था, अगर ध्यान से देखो तो ये वाला पीरियड, अगर कैश से मैंने यहां पर ध्यान से समझना, कैश से आपने रॉ मटेरियल परचेज किया, रॉ मटेरियल से आपने फिनिश गुड्स बनाई, फिनिश गुड्स को सेल करने के लिए गए, अब ये सेलिंग के बाद आपने क्रेडिट के ऊपर अगर दिया, तो ये वाला जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं ना टाइम पीरियड, दिस इज योर कलेक्शन पीरियड, ये आपका कलेक्शन पीरियड है। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, क्रेडिट सेल्स ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड क्या रहेगा, आपका सन्ड्री डेब्टर्स, यानी कि जो पैसा उधार पर दिया वो पैसा कितना है, ठीक है। यानी कि एवरेज सन्ड्री डेब्टर्स, सन्ड्री डेब्टर का जो अमाउंट है जिन्होंने पैसा आपसे उधार पर लिया वो हो गया, डिवाइड बाय जो एवरेज क्रेडिट सेल्स है, एवरेज क्रेडिट सेल्स जो है वो यहां पर आ जाएंगी, एंड यू विल बी गेटिंग योर एवरेज कलेक्शन पीरियड। अब इस चीज में ध्यान रखना, इन केस अगर क्वेश्चन में आपको सिंपली डेप्टर्स दिए हैं तो एवरेज लेने की जरूरत नहीं है, और अगर आपको सेल्स दी हैं तो उसी को आप क्रेडिट सेल्स भी मान लेंगे। अगर अलग से क्रेडिट सेल्स नहीं दिए, क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं, तो वहां पर सीधा कैलकुलेट कर लोगे। कहने का मतलब है, अगर सन्ड्री डेप्टर्स का अमाउंट मेरे पास 1 लाख रुपए का है, सन्ड्री डेप्टर्स का अमाउंट 1 लाख का है, और एवरेज जो क्रेडिट सेल्स हैं लेट्स से वो मेरे पास कितनी आ रही है, लेट्स से 50,000 की, 50,000 की है, राइट। तो मेरे पास एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना आ गया, एवरेज कलेक्शन डे पीरियड विल बी 2, यानी कि 2 दिन का जो टाइम पीरियड हो जाएगा वो मेरे पास कितना हो जाएगा, वो मेरे पास बन जाएगा 2 दिन का एवरेज कलेक्शन पीरियड बन जाएगा, राइट। और इसमें एवरेज बैलेंस ऑफ सन्ड्री डेब्टर्स क्या है, जो आपके रिसीवेबल्स ओपनिंग बैलेंस है, रिसीवेबल्स का क्लोजिंग बैलेंस है, डिवाइड बाय 2, वो आपके पास बन गया क्या, एवरेज कलेक्शन पीरियड का आपका एवरेज सन्ड्री बैलेंस बन गया। और अगर मैं एवरेज क्रेडिट सेल्स निकालनी हो तो एनुअल क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय 360 कर देंगे, वो आपके पास क्या बन जाएगी, एवरेज डेली क्रेडिट सेल्स बन जाएगी, राइट। फिर एवरेज पेमेंट पीरियड को कैसे कैलकुलेट करते हो, यानी कि आपके पास एवरेजली कितने टाइम में पेमेंट आ जा रही है। एक फैक्टर आपने कैलकुलेट किया कि एवरेज कलेक्शन में आपको कितना टाइम लग रहा है, और एवरेज कितना पेमेंट में टाइम लग रहा है, उसको आप देख रहे हो। अब पेमेंट कहां पे होती है, जहां पर आप क्रेडिट पे सामान खरीदते हो। अब वहां पर देखो, ऊपर जब कलेक्शन पीरियड थी तो हमने किनसे लेना था, जिनको पैसा हमने उधार पर दिया था, ठीक है, जिनको पैसा उधार पर दिया था उनकी बात करी गई थी, और जिनसे हमने उधार पर लिया था, यहां पर क्या कंसीडर कर रहे हैं, उधार पर सामान लिया था उनको पेमेंट करनी है, उनके बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो यहां पर क्रेडिटर्स के बारे में बात कर रहे थे, ऊपर डेब्टर्स के बारे में बात कर रहे थे, तो यहां पर हमने क्रेडिटर्स की बात की है, राइट। तो क्रेडिट के ऊपर जो सामान परचेज किया उसके बारे में देख लिया, तो इजिली हमने यहां पर कैलकुलेशंस कर ली हैं, ठीक है। तो हमने यहां पर रॉ मटेरियल का पीरियड जो हो गया, डब्ल्यूआईपी का पीरियड हो गया, फिनिश गुड्स का पीरियड हो गया, एवरेज कलेक्शन पीरियड हो गया, एंड फर्दर एवरेज पेमेंट पीरियड हो गया, इन सभी के बारे में इन डिटेल यहां पर जाना है। आई होप कि आपको यहां पर ये सभी पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। और हम ऑलरेडी टंडन कमेटी मेथड्स हो गए, यानी कि एमपीबीएफ मेथड 1, मेथड 2, नायक कमेटी मेथड, सीबीएम मेथड, इन सभी के बारे में बातचीत कर चुके हैं। अच्छा, अभी हम बात करने वाले हैं सीएमए डाटा के बारे में। सीएमए डाटा क्या होता है उसके बारे में बात करने वाले हैं। सीएमए इज बेसिकली रिलेटेड टू कि क्रेडिट मॉनिटरिंग अरेंजमेंट होता है, और इसमें डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं, सीएमए के अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं, राइट।
तो जहां कहीं भी बैंक्स जो होते हैं वो यहां पर एमपीबीएफ मेथड को फॉलो करते हैं, यानी कि मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस मेथड। एमपीबीएफ का फुल फॉर्म क्या है? दिस इज द मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस, राइट। तो एमपीबीएफ के केस में हम मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस की बात करते हैं। तो एमपीबीएफ के अलग अलग मेथड है, टंडन कमेटी के मेथड 1 है, मेथड 2 है। तो उसमें सीएमए डाटा का इस्तेमाल होता है क्योंकि आपको फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, राइट। तो सीएमए में अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। जैसे फॉर्म 1 जो होता है वो आपकी पर्टिकुलर एग्जिस्टिंग लिमिट्स के बारे में बताता है कि बैंक से आपकी एग्जिस्टिंग लिमिट क्या चल रही है। फॉर्म 2 जो होता है वो आपके ऑपरेटिंग जो स्टेटमेंट होती है, यानी कि ऑपरेशन में क्या क्या चीजें हैं उनके बारे में बताता है। जो फॉर्म 3 होता है वो बेसिकली आप क्या कहते हैं, बैलेंस शीट का एक एनालिसिस होता है, यानी कि बैलेंस शीट का जो भी एनालिसिस है, जो भी कंपैरेटिव रेशियोज है उनके बारे में बताता है। जो फॉर्म 4 होता है ये पर्टिकुलर आपके करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज की स्टेटमेंट होती है। फॉर्म 5 जो होता है वो आपके एमपीबीएफ जो होता है आपके असेसमेंट की आपकी उसकी स्टेटमेंट होती है। फॉर्म 6 जो होता है वो फंड फ्लो स्टेटमेंट होती है, राइट। तो डिफरेंट डिफरेंट आपके पास फॉर्म्स है, आपको जस्ट याद रखना है कि फॉर्म 1 जो है एग्जिस्टिंग लिमिट, फॉर्म 2 ऑपरेटिंग स्टेटमेंट, फॉर्म 3 बैलेंस शीट के बारे में, फॉर्म 4 जो होता है वो एसेट करंट लायबिलिटी के बारे में, फॉर्म 5 जो होता है वो एमपीबीएफ के बारे में बताता है, और फॉर्म 6 जो होता है वो फंड फ्लो स्टेटमेंट्स के बारे में आपको बताता है। दैट्स इट, और कुछ भी नहीं देखना, राइट। अच्छा, फिर बात करने वाले हैं रिलेटेड टू कि आपके पास अगर हम बात करते हैं कि नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटीज, तो हमने बात करी थी ऑलरेडी, हमने लेटर ऑफ क्रेडिट के बारे में बात करी थी। लेटर ऑफ क्रेडिट के केस में एक्चुअल में होता क्या है, आपके पास नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी, क्योंकि डायरेक्ट आउटले ऑफ फंड तो है नहीं है। सेम केस बैंक गारंटी के केस में, यहां पर इसके बारे में बात करी थी। इसमें भी मैंने आपको बताया था कि 3 पार्टीज एग्जिस्ट करती हैं, और इसके केस में तो मल्टीपल पार्टीज एग्जिस्ट करती है लेटर ऑफ क्रेडिट के केस में। जैसे एप्लीकेंट, इशिंग बैंक, ओपनिंग बैंक हो गया, या फिर आपके पास एडवाइजिंग बैंक, कंफर्मिंग बैंक, रिमबर्सिंग बैंक, नेगोशिएटिंग बैंक, बेनिफिशियरी, ये अलग अलग पार्टीज हैं। इनके बारे में ऑलरेडी इन डिटेल मैं आपको बता चुका हूं। अब गारंटीज के बारे में बताता हूं कि कहां कहां पर गारंटी चाहिए होती है। अब परमानेंट गारंटी चाहिए होती है, जैसे लेट्स से कि आपने पीएसपीसीएल से, यानी कि लेट्स से पावर कॉम से आपने क्या लेना, कनेक्शन लेना, ठीक है। अब उसके केस में आपको पावर डिपार्टमेंट कहता है कि देखो हमें गारंटी चाहिए 50,000 रुपए की, कि आप अपना इलेक्ट्रिसिटी का भुगतान बिल का टाइम पर करते रहोगे, तो वो परमानेंट गारंटी है, क्योंकि जब तक आपका कनेक्शन चलेगा वो गारंटी पड़ी रहेगी। फिर होता है बिजनेस एक्टिविटी रिलेटेड गारंटी, यानी कि जो सिर्फ एक पर्टिकुलर एक्शन से, पर्टिकुलर फंक्शन से रिलेटेड गारंटी है, वो आपकी आपकी क्या हो जाएगी, बिजनेस एक्टिविटी रिलेटेड गारंटी हो जाएगी। फिर होता है कि गारंटीड फॉर एक्सपोर्ट कोटा, यानी कि जितना आपने कोटा के लिए जितना एक्सपोर्ट आप करना चाहते थे, आपने उसके लिए गारंटी अप्लाई की एंड उसके बेस पर आपको गारंटी मिल जाएगी, दैट्स एक्सपोर्ट कोटा गारंटी ओवर दिया। फिर होता है गारंटी फॉर टैक्स लायबिलिटी, यानी कि आपको टैक्स डिपार्टमेंट को गारंटी देनी पड़ती है कि हम आपका टैक्स का इतना अमाउंट वापस करेंगे, ठीक है। तो उसके रिलेटेड आपने एक गारंटी दे दी, ये ना कि आपकी लायबिलिटी जुड़ते रहे, बाद में आप पेमेंट ना करो। तो आपने टैक्स डिपार्टमेंट को, टैक्स अथॉरिटीज को ऑलरेडी एक गारंटी दे दी है कि इतना पैसा तक अगर आपकी लायबिलिटी बनती है तो हम आपका पैसा दे देंगे, अगर नहीं देंगे तो जिसने हमारी गारंटी दी है वो आपको उस पैसे का भुगतान कर देगा, राइट। तो वो होती है गारंटीज फॉर टैक्स लायबिलिटीज। फिर होती है गारंटीज फॉर इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स, जब आप एक भारी भरकम सामान मंगवाते हो जो लंबे समय के लिए करने वाले हो, जहां पर वन टाइम पेमेंट नहीं होती है, जहां पर आप पेमेंट चंक्स में करने वाले हो, डेफर्ड पेमेंट करने वाले हो, वहां पर आप इंपोर्ट कैपिटल गुड्स के लिए भी पेमेंट करते हो, केस टू केस बेसिस पर डिफर करता है। फिर तो एडवांस पेमेंट के लिए, जैसे आपने एडवांस पेमेंट एक्सेप्ट कर ली, ठीक है। लेट्स से कि यहां पर एक बिल्डर है, इसने 1 करोड़ की एडवांस पेमेंट एक्सेप्ट कर ली। अब बिल्डर के ऊपर आपको भरोसा थोड़ी ना है, तो आप बिल्डर को कहते हो कि आपने एडवांस पेमेंट लेनी है तो हमें गारंटी दो कि आप हमें ये काम करवा के दोगे। अगर काम नहीं करवा के दोगे तो हम हकदार हैं कि हम अपने जो इनिशियल अमाउंट हमने दिया आपको एडवांस में वो वापस ले सकते हैं, राइट। तो वो एडवांस पेमेंट के लिए गारंटी होती है। तो ये अलग अलग तरह की टाइप्स ऑफ, मैंने आपको बता दी कि क्या क्या गारंटी होती है। मेजरली अगर देखें तो गारंटी की टाइप कौन सी होती है, एक तो होती है फाइनेंशियल गारंटी, जैसे जहां पर पैसा इन्वॉल्व है वो फाइनेंशियल गारंटी होगी। एक होती है परफॉर्मेंस गारंटी, यानी कि जहां पर आप पैसे के लिए गारंटी नहीं लेते, आप परफॉर्मेंस के लिए गारंटी लेते हो कि परफॉर्मेंस कैसी रहेगी कामकाज की। तीसरी होती है डीपीजी, यानी कि डेफर्ड पेमेंट गारंटी। इन सभी के बारे में हम ऑलरेडी बातचीत कर चुके हैं। अच्छा, फिर टर्म लोन की बात आती है। टर्म लोन के केस में क्या होता है, टर्म लोन के केस में एक फिक्स्ड टेनर होता है, जहां पर उस टेनर के बीच बीच में आपकी ईएमआईज लगा दी जाती हैं, या मंथली या आपकी होता है कि हाफ ईयरली पेमेंट हो सकती है या ईयरली पेमेंट भी हो सकती है, और आपको उस पेमेंट शेड्यूल के हिसाब से पेमेंट करनी पड़ती है। आपके ऊपर फ्लोटिंग रेट या फिर फिक्स्ड रेट इंटरेस्ट लगाया जा सकता है, ठीक है। एंड फर्दर
मेजरली जो टर्म लोन दिया जाता है वो किसके लिए, पर्पस के लिए दिया जाता है, दैट्स एक्चुअली गिवन फॉर एसेट एक्विजिशन, राइट, कि आपने कोई एसेट लेना था उसके लिए ये टर्म लोन दिया जाता है मेजरली। जनरली अगर हम बात करें, जैसे प्लांट एंड मशीनरी या फिर मॉडर्नाइजेशन करनी है अपने प्लांट की, लैंड बिल्डिंग के लिए हो सकता है, ठीक है, तो उसके लिए आप देते हो, पर्टिकुलरली लोन लेते हो वहां पर। अब पर्टिकुलरली जो इंस्टॉलमेंट होती है वो आपने आपने कहाँ पे रीपे करी होती है, वो आपकी इंस्टॉलमेंट्स में जो भी अमाउंट होगा, नो, कहाँ पे पे नहीं होती है, आपका जो अमाउंट रीपे होता है वो इंस्टॉलमेंट की फॉर्म में होता है। अब क्रेडिट रिस्क जो होता है वो यहां पर ज्यादा होता है इन केस ऑफ टर्म लोन, इस पॉइंट को नोट कर लो, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब जो क्रेडिट रिस्क होता है इन केस ऑफ द टर्म लोन वो ज्यादा होता है देन इन द केस ऑफ द वर्किंग कैपिटल फाइनेंस, यानी कि जहां पर तो मैं डे टू डे वर्किंग प्रोसेस के लिए लोन दे रहा हूं, वहां पर डब्ल्यूसी के केस में जो आपका रिस्क फैक्टर होता है वो कम होता है एज कंपेयर टू डेट ऑफ द टर्म लोन, यानी टर्म लोन के केस में जो रिस्क फैक्टर होगा वो ज्यादा होगा। तभी मैंने बड़ा बड़ा सर्कल बना दिया यहाँ पर, राइट। अब कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट देखते हैं एंड मींस ऑफ फाइनेंस देखते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का मतलब है कि पैसा कहां कहां पर जाएगा, और मींस ऑफ फाइनेंस का मतलब है कि पैसा कहां कहां से आएगा। अब आपने यहां पर लेट से प्लांट लगाना है तो आपको पर्टिकुलरली चाहिए, क्या चाहिए, जमीन चाहिए, लैंड एक्विजिशन के ऊपर पैसा लगेगा। साइट डेवलपमेंट यानी कि लैंड लेवलिंग करानी है, उसके ऊपर सिविल स्ट्रक्चर खड़ा करना है, प्लांट मशीनरी लगानी है, मिसलेनियस मशीनरी चाहिए, इलेक्ट्रिक फिटिंग भी होगी, आपके प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होता है, अभी कंपनी शुरू नहीं हुई है लेकिन उससे पहले उसकी रजिस्ट्रेशन करनी है, उससे पहले उसकी रजिस्ट्रेशन करनी है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी पे करनी है, तो वो सभी क्या हो जाएंगे, आपके प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हो जाएंगे। इसी तरह से कुछ कंटीजेंसी हो सकती है, हो सकता है कि आने वाले टाइम पर आपके ऊपर नुकसान पड़ सकता है, तो वो हो गया। एंड फर्दर वर्किंग कैपिटल का मार्जिन भी तो आपका लॉन्ग टर्म में से आएगा। वर्किंग कैपिटल का मार्जिन कहां से आएगा, जैसे मैंने आपको बताया कि वर्किंग नेट वर्किंग कैपिटल क्या होती है, व्हाट इज नेट वर्किंग कैपिटल, इट इज करंट एसेट्स माइनस द करंट लायबिलिटीज। अब बेसिकली जो डिफरेंस होता है, जो मार्जिन होता है, जैसे लेट्स से कि इन केस ऑफ एमपीबीएफ मार्जिन बनता है 25% ऑफ द वर्किंग कैपिटल गैप, मेथड वन के केस में। मेथड टू के केस में, एमपीबीएफ के केस में क्या बनता है, 25% ऑफ द वर्किंग कैपिटल गैप माइनस आपका 25% ऑफ द जो पर्टिकुलर करंट एसेट्स होते हैं उसका मार्जिन बनता है। तो वो मार्जिन कहां से आएगा, जो आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल है वहां से मार्जिन आता है। तो वो पर्टिकुलरली क्या है आपके पास, जहां पर कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है, ये आपकी प्रोजेक्ट की कॉस्ट में शामिल हो गया ना, क्योंकि मार्जिन भी तो आपने वर्किंग कैपिटल का देना ही है, तो वो आपका इसी में शामिल हो जाता है, राइट। अब फर्दर उसके बाद अगर हम बात करते हैं रिलेटेड टू द मीन्स ऑफ, यानी कि सोर्स ऑफ फाइनेंस, ठीक है, सोर्स ऑफ फाइनेंस के बारे में बात करते हैं। तो सोर्स कहाँ रहेगा, कहाँ से पैसा आएगा। एक तो रहता है शेयर कैपिटल, जैसे शेयर होल्डर्स की इक्विटी होगी, यानी कि आपकी ओनर की इक्विटी होगी, ऑनर की इक्विटी होगी, वहां से पैसा आ जाएगा। या फिर हो सकता है रिजर्व हो सकते हैं, सरप्लस हो सकते हैं, कि जब आपने प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट करी थी तब आपने कुछ पैसा साइड पर रख दिया था, आपने अपनी अर्निंग्स को रिटेन कर लिया था। या फिर आपके हो सकता है गवर्नमेंट कोई कैपिटल सब्सिडी प्रोवाइड कर रही हो, वहां से भी ऐसा आ सकता है। या फिर हो सकता है कि लॉन्ग टर्म फंडिंग आपको मिल गई हो, इक्विटी फंडिंग आपको मिल गई हो, किसी ने अपने जॉइंट वेंचर के रूप में पैसा लगा दिया, आपका शेयर ले लिया हो कुछ ना कुछ और पैसा लगा दिया हो। या फिर हो सकता है किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपको टर्म लोन मिल गया हो, आपने पैसा उधार पर ले लिया हो, आपने अनसिक्योर्ड लोन ले लिया हो फ्रेंड से, रिलेटिव से, जिसको हम ट्रेड क्रेडिट भी कहते हैं, वी आल्सो से देम टू बी ट्रेड क्रेडिट, राइट। ट्रेड क्रेडिट भी कहते हैं, यानी कि जैसे लेट से सामान लिया, उधार पर ले लिया भाई, वहां से पैसा आ गया। तो ये सोर्सेज ऑफ फाइनेंस होते हैं, राइट। दैट्स द मेन फंडा रिलेटेड टू इट, ओके। तो इस वीडियो में मेरे हिसाब से इतना जानना जरूरी था, लेकिन एक लास्ट फैक्टर जो यहां पर कवर करना काफी ज्यादा जरूरी है, दैट्स अ डीएससीआर। अब जब पर्टिकुलर फैक्टर, इसको समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि जब यहां पर लेट से एक कंपनी को लोन दिया गया, अब यहां पर एक फैक्टर को कंसीडर करना चाहते हैं कि XYZ एक फर्म है, इसको यहां पर टर्म लोन चाहिए था, इसने प्लांट मशीनरी जो भी लगाना था उसके लिए इसने 5 करोड़ का लोन ले लिया, राइट, टर्म लोन ले लिया। अब बैंक जब इसको टर्म लोन ये सैंक्शन करेगा ना, सैंक्शनिंग के टाइम पर बैंक देखेगा कि इसकी रीपेइंग कैपेसिटी कितनी है, उसी के लिए एक कंपोनेंट यूज होता है, दैट इज अ डीएससीआर। डीएससीआर, डी होता है डेप्ट, यानी कि जो भी लोन लिया गया, और एस होता है सर्विस, डेप्ट सर्विस, ठीक है, यानी कि आप पैसा वापस कर पाएंगे, और कितना कर पाएंगे, यानी कि कवरेज, उसको हम कवर कर पा रहे हैं कि नहीं, और उसी की जो रेशो होती है उसको हम कहते हैं डीएससीआर, राइट। एंड इन जनरल डीएससीआर का जो आइडियल रेशो है दैट्स अ 2:1, यानी कि 2:1 बेटर है। और डीएससीआर जितना ज्यादा है, जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा इसको बेटर माना जाता है। यानी कि अगर ए एक्सवाइजेड कंपनी का डीएससीआर 5 है, और मान लो कि पीक्यूआर कंपनी का जो डीएससीआर है वो 7 है, और बाकी सब कुछ चीजें सेम है इनकी, तो हम यहाँ पर डीएससीआर 7 को ज्यादा बेटर कंसीडर करेंगे, ठीक है, ये मतलब है मेन। अब डीएससीआर के कंपोनेंट क्या होते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। देखो, डीएससीआर के केस में, इसके केस में एक कंपोनेंट था पीएटी, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स।
यानी कि आप न्यूमिनेटर में वो टर्म्स लिखते हो जो पैसा आपके पास अभी अवेलेबल होने वाला है। तो इसमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा, यानी कि जिस पैसे से आप रीपेमेंट कर सकते हो वो आ गया, प्लस डेप्रिसिएशन, क्योंकि डेप्रिसिएशन जो होता है वो एक नॉन कैश एक्सपेंस है, आप उसको भी इसमें शामिल ले सकते हो। प्लस जो एनुअल इंटरेस्ट होता है, क्योंकि पीएटी को कैलकुलेट करने से पहले जो एनुअल इंटरेस्ट आप लोन के ऊपर दे रहे हो हम उसको ऑलरेडी सब्ट्रैक्ट कर देते हैं पीएटी तक पहुंचने के लिए, तो इसमें एनुअल इंटरेस्ट जो होगा उसको आप ऐड कर देंगे वापस से। और न्यूमिनेटर में जो आपने डेप्ट वापस करना है, अब इसमें आपकी जो भी एनुअल इंटरेस्ट है वो भी आ जाएगा, प्लस जो भी इंस्टॉलमेंट्स है, एनुअल इंस्टॉलमेंट्स है, वो भी यहां पर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा डिनोमिनेटर का पार्ट। ठीक है, तो यहां पर इस फैक्टर को समझना काफी ज्यादा जरूरी है। वापस से यहां पर अगर देखेंगे तो आपको यही चीज समझ में आएगी कि जो भी आपके पास पीएटी था यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था वो आ गया, प्लस नॉन कैश एक्सपेंस यानी कि जो डेप्रिसिएशन थी वो आ जाएगी, प्लस इंटरेस्ट जो आपका पड़ना था टर्म लोन के ऊपर वो आ जाएगा। एंड इस तरह से डिनोमिनेटर में जो आपके पास इंटरेस्ट था वो आ गया, एंड इंस्टॉलमेंट जो टर्म लोन की थी वो आ गया। एंड इससे इजिली आप कैलकुलेट कर सकते हो कि कंपनी कितना पैसा वापस कर सकती है। अगर पीएटी 20 है एंड जो आपके पास डेप्रिसिएशन है 5 है, एंड फर्दर जो इंटरेस्ट जो था आपके पास वो 48 था। ठीक है, तो 48 इंटरेस्ट हो गया, प्लस लेट से यहाँ पर 60 जो हो गया वो आपका इंस्टॉलमेंट हो गया टर्म लोन का। तो ये टोटल अगर हम कैलकुलेट करके देखते हैं तो आपको उसी हिसाब से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अगर डीएससीआर की वैल्यू जो है वो 1 से भी कम है तो उसका मतलब है कंपनी जो है वो पैसे वापस नहीं कर पाएगी और कंपनी को बहुत शॉर्ट टर्म में पैसा और बोरो करना पड़ेगा अपनी रिपेइंग करने के लिए, राइट। सो इन सभी चीजों को ध्यान रखते हुए बैंक जो है वो लैंडिंग करते हैं। एंड फर्दर आपको भी आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी एंड आपने बहुत से कंसेप्ट को समझा होगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। एंड इफ यू वांट टू गेट ऑल द पीडीएफ्स ऑफ द JAIIB फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आपको सिंपली लिखना है JAIIB। ठीक है, तो आपको सिंपली JAIIB लिखना है, साथ में लिखना है पीडीएफ। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, क्या आपको मेंशन करना JAIIB पीडीएफ लिखना है। अपना व्हाट्सअप ओपन कीजिए और व्हाट्सअप कर दीजिए टू द नंबर 9646900030 के ऊपर, राइट। एंड यू विल बी गेटिंग ऑल द डिटेल्स ओवर देयर, राइट। सो दैट विल बी ऑल, थैंक यू सो मच और मिलते हैं अगली वीडियो में।